हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपकी बीएससी क्लास है। ये बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है आपकी। पेपर हम पढ़ रहे थे, सेकंड पढ़ रहे थे, कौन सा? सम्मिश्र विश्लेषण, ठीक है। और क्लास आपकी है ये फोर्थ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम जब सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे थे तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था गुणधर्म बात चल रही थी हमारी। तो योग के गुणधर्म क्या होते हैं, गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास क्या चल रहे थे, गुणधर्म चल रहे थे, ठीक है। अब हम आगे मैंने आपको बताया था गुणन के लिए मैंने गुणधर्म बताया था आपको कि Z1 Z2 जो हमारे पास योग के लिए बताया था। योग के लिए दो बताए थे मैंने, एक तो आपको क्रम विनिमय नियम बताया था। योग के लिए आपको दो बताए थे। पहला बताया था Z1 प्लस Z2 इजिकल्स टू Z1 प्लस Z1, सॉरी Z2 अपॉन Z2 प्लस Z1। इसको बोलते हैं योग के लिए, योग के लिए क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम ये होता है योग के लिए क्रम विनिमय नियम। ऐसे ही मैंने आपको गुणन के लिए बताया था कि Z1 Z2 करो या Z2 Z1 करो, इसको बोलते हैं Z2 Z1 करो, इसको बोलते हैं गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम, इसको बोलते हैं गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ये आपको दोनों बताए थे, प्रूफ भी बताया इनका, उनका उदाहरण भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था साहचर्य नियम बताया था। साहचर्य नियम क्या कहता था कि Z1 करो प्लस या Z2 प्लस Z3 करो, यानी या तो तुम Z2 प्लस Z3 करो उसमें Z1 करो, या फिर Z1 प्लस Z2 कर लो पहले, उसके साथ Z3 कर लो, बात बराबर है। इसको बोलते हैं योग के लिए साहचर्यता नियम, योग के लिए साहचर्यता नियम। ऐसे ही मैंने आपको गुणन के लिए बताया, गुणन के लिए आपको शायद नहीं बताया था मैंने, हाँ गुणन के लिए भी मैंने बताया था कि अगर Z या तो पहले आप Z2 Z3 कर लो उसमें Z1 का मल्टीप्लाई कर दो, या Z1 और Z2 का पहले गुणा कर लो उसके साथ Z3 का गुणा कर लो, ये भी क्या होती है, बात बराबर होती है। इसको बोलते हैं हम गुणन के लिए साहचर्य नियम, ये होता है गुणन के लिए साहचर्य नियम, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, ये तो हमारे गुणधर्म हो गए। एक गुणधर्म और होता है इसमें, वो होता है वंटनता का नियम। क्या होता है? वंटनता का नियम। उसका प्रूफ देखेंगे और उसके क्या उदाहरण भी हम देखेंगे, उदाहरण कैसे होते हैं। देखिए अगर बात करें हम किसके लिए, वंटनता नियम, वंटनता नियम क्या होता है? वंटनता नियम ये कहता है कि जैसे अगर आप, क्या कहता है कि यदि Z1 Z2 तथा Z3 तीन सम्मिश्र संख्या हैं, तो ये क्या कह रहा है कि या तो पहले आप क्या करो, Z1 और Z2 को गुणा योग कर लो, फिर उसके साथ Z3 का मल्टीप्लाई कर दो, या ये कह रहा है कि या तो तुम Z1 का गुणा Z3 के करो, फिर Z2 का गुणा Z3 के करो और दोनों को योग कर दो, तो वो क्या होता है, बराबर बात होती है। ये हमारे पास क्या कहता है, वंटनता नियम कहता है। अब इसको प्रूफ देखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ, प्रूफ मुझे पता 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों नंबर मान लिए मैंने। Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1, या एक्स वाई में मान लो, चलो A1 में ही चलने दो, A1 प्लस आयोटा B1। Z2 आपको दे रखा है A2 प्लस आयोटा B2, और Z3 आपको दे रखा है A3 प्लस आयोटा B3। आपको ये 3 नंबर दे रखे हैं, तो पहले इसको प्रूफ करूंगा,
इसमें से क्या हो जाएगा, ये अगर बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे ये क्या है, सॉल्व हो गया हमारे पास। तो को Z1 Z2 यानी वो कह रहा है कि पहले Z1 और Z2 क्या करो, योग करो, यानी Z1 प्लस Z2 का योग करूंगा तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। अब मैंने क्या बताया तुम्हें, योग में क्या होता है, काल्पनिक का काल्पनिक के साथ योग करेंगे, वास्तविक का वास्तविक के साथ योग करेंगे। तो वास्तविक यानी A1 प्लस A2 और काल्पनिक क्या है, आयोटा B1 प्लस आयोटा B2। क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, आयोटा बाहर लूंगा तो B1 प्लस B2। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 बराबर क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके साथ किसका गुणा करो, Z3 का गुणा करो। ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, इसके साथ गुणा क्या करो, Z3 का गुणा करना है। Z3 हमारे को क्या दे रखा है, A3 प्लस आयोटा B3, यानी Z1 प्लस Z2 डॉट Z3 करना है, यानी A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, A3 प्लस आयोटा B3 से, ठीक है, उससे करना है ये। तो देखो गुणा कैसे करेंगे, तो पहले वही, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, यानी A1 प्लस A2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, A3 प्लस आयोटा B3 से, प्लस है तो प्लस लगा लिया, आयोटा है आयोटा लगा लिया। B1 प्लस B2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, A3 प्लस आयोटा B3 से। ये हो गया, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ ये, ठीक है। अब देखो A1 प्लस A2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी A1 प्लस A2 का इससे होगा, A1 प्लस A2 का आयोटा B3 से होगा। तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 डॉट A3 प्लस A1 प्लस A2 डॉट आयोटा B3। ये हो गया कंप्लीट, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो। अब प्लस आयोटा है तो प्लस आयोटा लगा लिया, इधर नीचे लिख, नीचे लिख लेता हूं मैं वहां पे, क्या करता हूं मैं, नीचे ही लिख लेता हूं। नीचे कैसे लिखूंगा कि देखो ये वाली चीज थी आयोटा B1 प्लस B2, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, A3 से, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, आयोटा B1 प्लस B2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, आयोटा B3 से। अब देखो क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, A1 A3 प्लस A2 A3, इसका मल्टीप्लाई A3 का A1 से हुआ, A3 का मल्टीप्लाई A2 से हुआ। ऐसे इसमें आयोटा B3 का मल्टीप्लाई A1 से होगा, आयोटा B3 का मल्टीप्लाई A2 से होगा। तो क्या हो जाएगा, आयोटा A1 B3 प्लस आयोटा A2 B3। अब इस दूसरे वाले को देखो, अब देखो आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रखा है ऑलरेडी, यानी आयोटा A3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, B1 से। तो ये हो जाएगा आयोटा B1 A3 प्लस आयोटा B2 A3। ये खत्म हो गया। अब इस वाले को देखो, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब B3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, B1 B3 प्लस B2 B3। ये हो गया। अब देखो इसमें ऐसी कौन सी टर्म है, अब देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसको और सिंप्लीफाई करूं तो A1 A3 प्लस A2 A3 प्लस आयोटा। अब देखो इसमें आयोटा कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो सब में से आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 B3 प्लस आयोटा A2 B3, ठीक है, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, B1 A3 प्लस आयोटा B2 A3। और ये आयोटा इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास होती है -1 तो माइनस हो जाएगा B1 B3 प्लस B2 B3। ये हो गया यहाँ से। अब देखिए इसको मिटाता हूँ यहाँ से, अब क्या होगा, अब देखो, अब ये क्या अगर Z1 डॉट Z3 चाह रहा है हमें, Z1 डॉट Z3, तो देखो ये क्या है हमारे पास, ये Z1 डॉट Z3 बन रहा है। अगर इसको इसके साथ ले लूँ, इसको इसके साथ ले लूँ, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, Z1 डॉट Z3 प्लस Z2 डॉट Z3।
ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब Z2 और Z3 क्या आया हमारे पास, देखो Z1 ये रहा और ये वाला अगर दोनों पार्ट ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, Z1 डॉट Z3 ये पूरा पार्ट, ठीक है। और ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, इसका और ये वाला तो हमारे पास Z1 डॉट Z3 और ये वाला और ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, Z2 डॉट Z3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बंटनता का नियम हो गया, ठीक है। इसके अगर उदाहरण की बात करें हम, उदाहरण कैसे करेंगे, तो देखो मिटा रहा हूँ इसको। उदाहरण क्या होगा इसका, देखो उदाहरण, बंटनता का नियम लिख लेता हूँ पहले। क्या कहता है कि बंटनता नियम ये कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 करो, फिर उसका मल्टीप्लाई Z3 के साथ करो, या Z1 मल्टीप्लाई Z3 करो, उनका योग Z2 और Z3 के साथ मल्टीप्लाई करके करो, बराबर आता है। तो मुझे पता है 3 नंबर चाहिए मेरे को, तो मैंने मान लिया Z1 दे रखा है आपको 3 + 2 आयोटा, Z2 दे रखा है 2 + 3 आयोटा, और Z3 दे रखा है 4 + 5 आयोटा, ठीक है। तो मैं इसको पहले सिद्ध करूंगा, इसमें Z1 + Z2 करना है, अपने को डायरेक्ट कर रहा हूँ योग, तो इसका इसके साथ योग करूंगा Z1 इस दोनों का, तो 3 और 2 5 + 5 आयोटा, और फिर क्या कह रहा है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, Z3 से। तो क्या हो जाएगा, देखो ये Z3 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को देखो 5 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा, तो 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा तो 20 + 25 आयोटा। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इतनी बार करवा चुका हूँ तो अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया 20, 5 का मल्टीप्लाई 5 आई से किया तो प्लस 25 आई, प्लस है तो प्लस लगा लिया, 5 4 = 20 आई, और ये 5 × 5 25 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20, और ये आयोटा कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 25 आयोटा प्लस 20 आयोटा होगा 45 आयोटा, और ये हो जाएगा -25, तो ये हो जाएगा -5 + 45 आयोटा। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 + 45 यानी -5 + 45 आयोटा। अब इस चीज़ को निकाल के देखूँ, ठीक है। यह कह रहा है कि Z1 डॉट Z3 करो, Z1 कितना है 3 + 2 आयोटा, और Z3 कितना है 4 + 5 आयोटा, ये कितना हो जाएगा 12, और 12 + 15i + 8i - 10, तो ये हो जाएगा 2 + 23i। अब वो कह रहा है कि Z2 + Z3, Z2 डॉट Z3 करो, Z2 कितना है मेरे पास 2 + 3i इंटू 4 + 5i इंटू 4 + 5i, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 = 8 + 10i + 12i - 15, तो ये हो जाएगा 14 7 -7 + 22 आयोटा। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, क्या ये वही नंबर मिल रहा है क्या, देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को, यानी Z1 डॉट Z3 + Z2 डॉट Z3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करूंगा तो -5 प्लस, सॉरी ये तो -5 है, ये वाला करना है, Z1 डॉट 2 + 23i + -7 + 22i। ओके, और चलिए अब देखो इसको इसके साथ ऐड करूंगा वही काल्पनिक का, तो -5, और इसको इसके साथ करूंगा तो +45i, दोनों बराबर आ गए, ये देखो। तो यानी ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास बंटनता का नियम ये कहता है कि आपके पास अगर 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं तो आप क्या करो, या तो पहले Z1 + Z2 कर लो, उसका गुणा 3 Z3 से कर लो, या फिर आप एक काम करो कि Z1 × Z3 करो और Z2 × Z3 करो, फिर इन दोनों का योग कर लो, तो बात क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बंटनता का नियम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम देखेंगे शून्यक। शून्यक यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या का शून्यक क्या होता है। अब कैसे होगा सम्मिश्र संख्या का शून्यक, देखो अब देखेंगे शून्यक या योग्य तत्समक। आपने रियल एनालिसिस यानी सम्मिश्र वो वास्तविक विश्लेषण पढ़ा था सेकंड ईयर में,
वहाँ पे आपने देखा था किसी भी संख्या का अगर हमें क्या निकालना हो, तत्समक निकालना होता है, योग के लिए तत्समक 0 होता है और गुणा के लिए तत्समक क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो हेडिंग है हमारे पास शून्यक। शून्यक इसको बोलते हैं योज्य तत्समक, या तो योज्य तत्समक। क्या होता है, कैसे कि अगर दो संख्याओं का गुणन किसके बराबर 0 आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, एक कम से कम एक शून्य होगा। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन शून्य है तब उनमें कम से कम एक शून्य जरूर होगा। यानी अगर z1 डॉट z2 बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उनमें एक शून्य विद्यमान होगा। कैसे, देखो दो सम्मिश्र संख्या है, z1 ले लिया मैंने x1 प्लस आयोटा y1 और z2 ले लिया मैंने x2 प्लस आयोटा y2। अगर इन दोनों का गुणा करूं तो x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इंक पढ़ लेता हूं। देखो अब इनका गुणा कर रहा हूं मैं, तो गुणा करके देखिए क्या आ रहा है। गुणा अगर मैं करूं इस चीज़ का तो देखिए कैसे आएगा। देखिए अगर इनका गुणा करूंगा तो डायरेक्ट गुणा लिख रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई x1 y2 प्लस y1 x2, ये गुणा आएगा। ये किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। अगर ये दोनों 0 हैं तो इसका मतलब ये दोनों किसके बराबर 0 होंगे, यानी इसका मतलब 0 का मतलब क्या हो गया, देखो सम्मिश्र संख्या में इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस 0 आयो लिख सकता हूँ सम्मिश्र संख्या के रूप में। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि दो सम्मिश्र संख्याओं की अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वास्तविक को वास्तविक के साथ करते हैं, काल्पनिक को काल्पनिक के साथ करते हैं। तो वास्तविक को वास्तविक के साथ करूंगा तो x1 x2 माइनस y1 y2 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2 बराबर 0 और क्या हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर सॉल्व करूँगा तो x1 x2 बराबर y1 y2 और यहाँ से क्या हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कब पॉसिबल हैं कि x1 x2 बराबर y1 y2 कब होगा, जब क्या होगा x1 भी बराबर 0 हो, y1 भी बराबर 0 हो और x2 बराबर 0 हो और y2 बराबर 0 हो। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास योग्य तत्समक होगा हमारे पास। ठीक है, इसको बोलते हैं योग्य तत्समक। ठीक है, तो ये हो गया योज्य तत्समक। शून्यक बोलते हैं इसको, किसी भी सम्मिश्र संख्या का शून्य क्या होता है, इसको बोलते हैं शून्यक। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी गुण इकाई गुणन किसको बोलते हैं, यूनिट मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ लेना एक बार, इसको उदाहरण भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। कल की क्लास में इसके उदाहरण में आपको बताऊंगा उदाहरण कैसे करते हैं, किसी सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।